हमारे बारे में कि जहां खड़े सरकार से बड़े, हम जहां खड़े सरकार से भी बड़े। ऐसी डायलॉगबाजी आपने अक्सर फिल्मों में देखी होगी, जब फिल्म का कोई विलेन या कोई खलनायक पब्लिक के सामने अपना रौब झाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में पिछले दिनों छात्र संघ के मंच पर शेखी बगाड़ने वाले, डींगे हाँकने वाले ये उत्तराखंड विधानसभा के माननीय विधायक हैं। नाम है उमेश कुमार, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद। वैसे तो मूल रूप से ये यूपी के हैं, लेकिन इनको उत्तराखंड इतनी फर्टाइल लैंड लगी कि आज अपना साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। 2022 के एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट बता रही है कि 54 करोड़ से ज्यादा की घोषित संपत्ति के मालिक उमेश कुमार उत्तराखंड में सतपाल महाराज के बाद दूसरे सबसे अमीर नेता हैं। इसका पता तब चला था जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग को शपथ पत्र दिया था। अब तो उमेश कुमार का रुतबा ऐसा हो गया है कि सार्वजनिक मंच से ये किसी को भी कभी भी कहीं भी गोली मार देने की बात कह देते हैं और उत्तराखंड की पुलिस हो या सरकार हो, कोई कानूनी कार्रवाई करने के बजाय गांधारी बन जाती है। तो जिसे गोली मारनी है, जहां मारनी है, बता देना भाई इसके साथ है, मैं भी देखूं किसमें कितना दम है। वैसे ये बताना जरूरी है कि मंच से गुंडे मवालियों जैसी भाषा बोलने वाले ये माननीय उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक हैं और अक्सर ऐसी वजहों से चर्चा में आते रहे हैं जिनके बारे में उत्तराखंड के लोगों ने शायद कभी सपने में भी सोचा होगा कि हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे निकलेंगे। ऐसा है मासूम भाई, ये देहरादून है और यहाँ बड़े बड़े बदमाश आते हैं लेकिन वापस नहीं जाते। वैसे एक बात तो उमेश कुमार ने सही कही कि देहरादून में बड़े बड़े आते हैं लेकिन वापस नहीं जाते। उमेश कुमार भी देहरादून से वापस नहीं गए और यहीं इतनी तरक्की कर गए कि विधानसभा के मेंबर बन गए आज। लेकिन उनके जैसे न जाने और भी कितने छोटे मोटे उमेश कुमार देहरादून के पावर सेंटरों में तगड़ी घुसपैठ करके देहरादून में ही फल फूल रहे हैं। इसीलिए अगर उमेश कुमार को गुमान है कि वो खुद सरकार से भी बड़े हैं तो ये उत्तराखंड की अब तक की सरकारों और वहां के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। उनके होने पर सवाल उठता है इससे। एक कहावत है हमारे बारे में कि जहां खड़े सरकार से बड़े। तो जैसा कि उमेश कुमार ने बड़े मन से दावा किया है कि वो उत्तराखंड में सरकार से भी बड़े हैं, ऐसे में ये जानने की जिज्ञासा तो पैदा होती ही है कि क्या वाकई ऐसा है। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उमेश कुमार का चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से बहुत अच्छा दोस्ताना है। वो कई बार सार्वजनिक मंचों से भी ये क्लेम करते रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी उनकी बात को तुरंत मानते हैं। लेकिन धामी से पहले भी उमेश कुमार के उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में गहरे दोस्ताने रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत ऐसे ही थोड़ी इनके झांसे में आ गए थे। उमेश कुमार उत्तराखंड के नेताओं की एक एक कमजोर न जानते हैं और कहा जाता है कि इसका उन्होंने बहुत फायदा भी उठाया। उमेश कुमार हालांकि अपना भौकाल बनाने के मास्टर आदमी हैं। बड़े और नामी गिरामी लोगों से या सेलिब्रिटीज से दोस्तियां गांठने, उनके साथ फोटो खिंचवाने और उस नजदीकी की सार्वजनिक नुमाइश करने के वो उस्ताद माने जाते हैं। इस तरह उन तस्वीरों के जरिए वो अपना पीआर और मजबूत करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन उत्तराखंड में उमेश कुमार की जो बड़ी पहचान है वो ये है कि उमेश कुमार उत्तराखंड की राजनीति की कुछ बड़ी कलंक कथाओं के सूत्रधार रहे हैं। अपनी स्टिंगबाजी की कला से राज्य की एक निर्वाचित सरकार को गिराने का महानतम कार्य उन्हीं के सौजन्य से हुआ है। ये वही उमेश कुमार हैं जो कि विधानसभा में फेंक गए कि धामी सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए का दांव लगाया गया है। हालांकि वो न तो किसी का नाम बता पाए और न ही वो साबित कर पाए और न ही सरकार बहादुर ने उस पर जांचें बैठाई। उमेश कुमार हिट एंड रन करके मुस्कुरा के चल दिए। ये वही उमेश कुमार है जो कि उत्तराखंड की राजनीति के एक अजीबोगरीब मॉडल कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से खुलेआम बंदूक खेलते हुए और गाली गलौज का आदान प्रदान करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। इतने महानतम कार्यों के बावजूद उमेश कुमार का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो वो उनके इस शेखी बगाने पर
यकीन कर लेने का मन करता है कि वाकई उमेश कुमार उत्तराखंड में सरकार से भी बड़े हैं। एक कहावत है हमारे बारे में कि जहां खड़े सरकार से बड़े। वैसे उमेश कुमार उत्तराखंड में अगर सरकार से बड़े नहीं होते तो दल बदल विरोधी कानून के तहत उनको अयोग्य घोषित करने की फाइल पर विधानसभा की अध्यक्ष अब तक कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर कर ही देती। उमेश कुमार की विधायकी पर कब से तलवार लटकी हुई है, लेकिन स्पीकर साहिबा उस फाइल पर ऐसा लग रहा है कि कुंडली मार के बैठी हुई है, फैसला लेने को राजी नहीं है। इस बात को 4 साल हो गए हैं आज। अब तो कार्यकाल भी खत्म होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वैसे उमेश कुमार कितने बड़े आदमी हैं, इसकी एक झलक चुनाव आयोग को दिए उनके हलफनामे में भी दिखती है। 2022 में जब उमेश कुमार पहली बार हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव में उतरे थे तो उन्होंने चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उसे पढ़कर कोई भी हैरान रह जाएगा। वो शपथ पत्र एक तरह से उमेश कुमार की कुंडली टाइप है। तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि उस शपथ पत्र के हवाले से मैं जो तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे सुनकर आपकी भी आंखें फटे की फटी रह जाएंगी। चुनाव आयोग में जमा उमेश कुमार का यह शपथ पत्र वैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप इसे अब भी देख सकते हैं और उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब खानपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उमेश कुमार उतरे तो उन्होंने चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया है उसमें लिखा है कि उनके खिलाफ 13 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से जो धाराएं लगी हैं ना वो जरा समझ लेते हैं। जैसे धारा 386 जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का डर दिखाकर जबरन वसूली करना। धारा 388 किसी को झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर जबरन पैसे या कीमती सामान लेना। धारा 120 भी आपराधिक साजिश में भागीदारी। धारा 147 दंगा या बलवा करना। धारा 148 घातक हथियार से लैस होकर उपद्रव करना। धारा 149 गैर कानूनी तरीके से सभा करना। धारा 427 जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और धारा 452 किसी व्यक्ति के घर में घुसकर हमला करना और उसे नुकसान पहुंचाना। शपथ पत्र के मुताबिक इसी तरह के कुछ मामलों में उनके खिलाफ 506 लगी है, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाने, जान से मारने, संपत्ति नष्ट करने की धमकी देना। धारा 124A यानी राजद्रोह। धारा 387 यानी रंगदारी या जबरन वसूली। धारा 389 किसी को गंभीर अपराध के झूठे आरोप का डर दिखाकर जबरन उगाही। धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। पीसी एक्ट 1988 सरकारी अधिकारी को रिश्वत का लालच देकर काम कराने का प्रयास। धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी। धारा 467 जाली दस्तावेज बनाना। धारा 471 दस्तावेजों में हेरफेर करके अपने कब्जे में रखना और इस्तेमाल करने का इरादा रखना। धारा 419 फर्जी आईडी का उपयोग करके धोखाधड़ी करना। धारा 474 फर्जी तरीके से तैयार दस्तावेजों को असली मानकर इस्तेमाल करना और धारा 500 यानी कि मानहानि। यही नहीं, चुनाव आयोग में जमा शपथ पत्र के मुताबिक उमेश कुमार के खिलाफ धारा 463 और 465 जालसाजी। धारा 356 किसी की संपत्ति को चोरी करने का प्रयास करना। धारा 323 जानबूझकर मारपीट करना। धारा 325 जानबूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाना जैसी धाराएं दर्ज हैं। हैरानी की बात तो यह कि उमेश कुमार के खिलाफ इन आपराधिक मुकदमों का दायरा उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। चुनाव आयोग को दिए 2022 के शपथ पत्र के मुताबिक उमेश कुमार के खिलाफ कुछ मामले पेंडिंग हैं। एक मामले में कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और कुछ मामलों में उमेश कुमार पर दोष सिद्ध भी हो चुका है। जिन मामलों में वो दोषी साबित हुए हैं उनमें एक है न्यायालय की अवमानना करना। एक मामले में उमेश कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली हुई है जी। अब शपथ पत्र में जरा उनकी घोषित संपत्तियों के बारे में भी आपको बता देते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में उमेश कुमार ने अपनी कुल संपत्ति 54 करोड़ 89 लाख 16,580 रुपए घोषित की थी। हालांकि इसके 2 साल बाद यानी 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जो शपथ पत्र उन्होंने दिया उसके मुताबिक उनकी संपत्ति 2 साल में बढ़कर 75 करोड़ रुपए हो गई। खैर, 2022 में उनके घोषित शपथ पत्र के मुताबिक उमेश कुमार के पास
लग्जरी गाड़ियों का बड़ा जखीरा है। उनके पास लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, जगुआर समेत 12 गाड़ियां हैं। 2 गाड़ियां उनकी पत्नी के नाम पर हैं। कुल 14 गाड़ियां दोनों के नाम पर हैं। ये सब घोषित हैं जो उन्होंने चुनाव आयोग को बताया। बाकी उनका हेलीकॉप्टर में घूमना और अपने गेस्ट को घुमाना, ये कहां से आया, ये किसका है, इसका इस शपथ पत्र में कोई जिक्र नहीं दिख रहा है। उमेश कुमार ने 4 साल पहले चुनाव आयोग के सामने अपनी जो अचल संपत्ति घोषित की है, उनमें इनके और पत्नी के नाम पर यूपी के खतौली में कृषि भूमि है, नोएडा में प्लॉट है, देहरादून में प्लॉट है, देहरादून के राजपुर रोड में फ्लैट है, देहरादून के ओल्ड सर्वे रोड पर रिहायशी मकान है। उमेश कुमार ने अपने शपथ पत्र में खुद को किसान भी बताया, मीडिया एडवाइजर भी बताया है और कुछ फर्मों का मालिक भी बताया है जहां से इनके मुताबिक इनको लाभांश मिलता है। तो ये इनके 2022 के शपथ पत्र की हाइलाइट्स हैं। बाकी तब से 4 साल गुजर चुके हैं। उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों का क्या अपडेट है, उनकी संपत्तियां कहां से कहां पहुंच गई, इसकी जानकारी शायद 2027 के विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगी, जब वो चुनाव आयोग के सामने नया शपथ पत्र जमा करेंगे। कई लोगों को उमेश कुमार की दौलत चमत्कारिक लगती है, वरना यूपी से आकर देहरादून में जम जाने वाले ये शख्स कभी एक पुराने से स्कूटर से चला करते थे। ऐसे देहरादून में कई पुराने पत्रकारों से पता चला और उन्होंने लिखा भी है। और फिर उन्होंने देहरादून में हमारे यहाँ के नेताओं से, अफसरों से और सत्ता प्रतिष्ठान के चक्कर लगाने वाले बड़े लोगों से दोस्तियां गांठते गांठते स्वर्ग की सीढ़ियां तलाश ली और फिर देखते ही देखते हमारे ही नेताओं के संरक्षण की बदौलत अकूत संपत्ति के मालिक बन बैठे। और विडंबना देखिए कि इस राज्य का मूल निवासी तो राज्य बनने के 2.5 दशक बाद भी आज भी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए ही संघर्ष कर रहा है। उमेश कुमार तो खैर अब उत्तराखंड की राजनीति को भी प्रभावित करने की स्थिति में है और इसकी झलक वो गाहे बगाहे दिखा भी चुके हैं। कभी कभी तो लगता है कि ये राज्य उमेश कुमार जैसे लोगों के लिए ही बना है। इस पर आपका क्या कहना है, जरूर अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हाजिर होता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।